जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सभी लोग जुड़े हैं कार्यालय परिचारी का क्रैश कोर्स लेकर के, और जिसके अंदर में हम लोग संविधान निर्माण पढ़ने वाले हैं, थ्योरी प्लस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है फ्री डेमो है, सभी लोग देख सकते हैं इसको। कार्यालय परिचारी का अगर पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो जीके का, तो पहले हम लोग 10 मिनट इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं, कार्यालय परिचारी की फुल सिलेबस के ऊपर। ठीक है, आप कार्यालय परिचारी की पूरी सिलेबस अगर देखेंगे, कार्यालय परिचारी की, कार्यालय परिचारी, है ना फुल सिलेबस अगर आप देखते हो, कार्यालय परिचारी की पूरी सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है इसके अंदर में, हमने ऐप पर फ्री में इसको डाल रखा है। ठीक है, पूरी तरह से ऐप पर डाल रखा है इसको। बहुत बेसिक चैप्टर है ना। देखिए, अभी फिलहाल वो फाइल तो नहीं मिल रही है, ऐप पर हमने डाल रखा है। आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस कागज में मैंने लिख रखा है, तो पूरी तरह से आप देखोगे इसके अंदर में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, है ना, फुल सिलेबस इसके देखते हो, तो कुल मिलाकर के इसके जो फुल सिलेबस हैं वो स्टार्ट होता है संसाधन उसके प्रकार से। बहुत बेसिक बेसिक चैप्टर इसके अंदर में, जैसे पहला चैप्टर यहाँ पर है, पहला चैप्टर है वो संसाधन और उसके प्रकार, संसाधन एवं उसके प्रकार, एवं उसके प्रकार, ये इसका पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो हो गया वो है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, वन्यजीव, वन्यजीव संसाधन, ये दूसरा चैप्टर हो गया जो इसका कार्यालय परिचारी के अंदर में हमको पढ़ना है। तीसरा देखेंगे तो आपको जल संसाधन दिया हुआ है, जल संसाधन जो है यहाँ पर तीसरा चैप्टर है, जल संसाधन। चौथा चैप्टर आप देखेंगे इसके अंदर में कृषि एवं फसलें हैं, कृषि एवं फसलें, ये हमको पढ़ना है, इसके अंदर में कृषि एवं फसलें पढ़ना है। पांचवा चैप्टर देखिएगा इसके अंदर में जो पढ़ना है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, एवं ऊर्जा संसाधन इसके अंदर में हमको पढ़ना है ना। ये हमारा पांचवा हो गया। छठा चैप्टर को अब देखिएगा तो इसके अंदर में हमको विनिर्माण उद्योग पढ़ना है, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग को पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है। सातवां चैप्टर अगर आप देखिएगा तो इसमें अंदर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर में देखेंगे तो आपको मानचित्र मिलेगा। ठीक है, मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन मिलेगा आपको, है ना, मानचित्र अध्ययन।
मानचित्र अध्ययन मिलेगा, मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन मिलेगा इसके अंदर में 8वां में। 9वां चैप्टर में आप आएंगे तो देखेंगे संघवाद एवं भारत की, है ना, संघवाद एवं भारत की संघीय व्यवस्था मिलेगा, भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मिलेगा। ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। इस तरह से कुल मिलाकर के देखिएगा तो आपको हमने टोटल 41 चैप्टर के अंदर में इसको डिवाइडेड किया है, ठीक है। 40 चैप्टर टोटल इसके अंदर में पढ़ना है। इस तरह से पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। सिलेबस अगर आपको लेना है तो कहाँ से आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऐप के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको फ्री, यहाँ सिलेबस सेक्शन में आओगे तो हमने जिस दिन बैच लॉन्च किया था उसी दिन एक पीडीएफ यहाँ पर डाल रखा था जिसमें सारे चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। जिसके अंदर में चैप्टरों के नाम कम हैं और जब हमने रणनीति बनाई है दोस्तों इसके अंदर में आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो हमने कुछ बेसिक चैप्टर भी इंसर्ट किया है। बेसिक चैप्टर जो हमने शुरू किया है वो क्या किया है, टोटल जो है 41 चैप्टर है इसके अंदर में, है ना, 41 चैप्टर। आज ओरिएंटेशन आपको फाइनल बन जाएगा तो उसमें क्लियरली आपको दिखा देंगे कि क्या क्या है, कब है। अब इसमें अंदर में देखिएगा आपको जो बेसिक चैप्टर हमने लिया है, पहला चैप्टर हमने संविधान निर्माण लिया है। ये कुछ बेसिक चैप्टर है जो मैं अलग से आपको करा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। संविधान निर्माण हमने लिया है जिसके अंदर में पूरा संविधान आज हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस टेस्ट। दूसरा बेसिक के अंदर में हमने संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा को पढ़ना जरूरी है ना, ये सब लिया है। हो सकता है कि सवाल यहां से आ जाए। संसद लोकतंत्र की संस्थाएं जो है इसके अंदर में हम लोग एक और बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा पॉलिटी के अंदर में जो है तीसरा जो हमने लिया है वो आपका फंडामेंटल राइट लिया है, फंडामेंटल राइट प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया है, प्लस डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर में देखिएगा तो हमने ज्योग्राफी का एक बेसिक चैप्टर उठाया, स्थिति एवं विस्तार, जिससे हमको ये पता चलेगा कि भारत के अंदर में, है ना, भारत है कहाँ पर, कौन से गोलार्ध में है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, भारत में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये अच्छे से हम इसमें समझ पाएंगे। तो ज्योग्राफी का थोड़ा हमारा बेसिक जो है इसमें क्लियर हो पाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने भौतिक स्वरूप लिया है, जैसे इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर है, इंडिया का फिजिकल फीचर कैसा है ना, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 5वें चैप्टर के अंदर में। छठा चैप्टर हमने ज्योग्राफी से ही लिया है, ये अपवाह स्वरूप हो गया, अपवाह स्वरूप, जिसमें नदियों के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, चूंकि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में नदियां जो है वो पूछी जाती है, ठीक है, ठीक है, कंपेरेटिव में जो है पूछी जाती है। आगे बढ़ते, लिखते लिखते खराब हो गई है, आप तंज कस रहे हो शायद गुड़िया के जी, ठीक है। तो हैंडराइटिंग मतलब मैं लिखते लिखते थोड़ी सी वैसा टाइप का हो गया है और फास्ट लिख रहे हैं ना, तो अभी हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं है, मेन है कि चीज़ों को बोलते बोलते एक बार दिखा दें आपको। तो छठा नंबर हो गया ये आपका अपवाह स्वरूप हो गया। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर अगर आप आओगे 7वें नंबर पर, तो इसके अंदर में आपको भारत में राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता आंदोलन, ये देखो हिस्ट्री का बेसिक चैप्टर हमने शुरू किया है जिसमें भारत में राष्ट्रवाद, तो ये दोनों ही है आपके सिलेबस में। भारत में राष्ट्रवाद हम लोग यहाँ पर करेंगे, राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता आंदोलन, एवं स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग यहाँ पर करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ने वाले हैं। 8वां नंबर पे अगर आप आएंगे तो संसाधन एवं उसके प्रकार को पढ़ने वाले हैं, संसाधन एवं उसके प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो है ही आपके सिलेबस में, ठीक है। हम लोग जो बेसिक में पढ़ेंगे वो 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 7 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन हम ये बेसिक पढ़ेंगे, ये दीज आर बेसिक चैप्टर्स। बेसिक होगा जो हमारे तरफ से होगा, हमको लगता है ये पढ़ना ही चाहिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा सिलेबस में आपका नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है वो है स्टैटिक जीके का, कोई भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है स्टैटिक जीके में, लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके की हमारी क्लास 1 होगी, क्लास 1 होगी, ठीक है, फिर क्लास 2 होगी, दूसरी क्लास भी होगी, तीसरी क्लास भी होगी, क्लास 3 होगी, क्लास 4 होगा, ठीक है, 4 क्लासेस होंगे, क्लास 5 होगा। 5 क्लास के अंदर में पूरा स्टैटिक जीके जो है यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। और समसामयिकी का नाम से आपका लिखा हुआ है, तो हम लोग इंडिया के करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे और भारत के करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें हर सप्ताह आपको एक एक टेस्ट लगाना है, तो जिससे आपकी टेस्ट बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज कार्यालय परिचारी का है, जो बैच फुल बैच के अंदर में था, वो टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी आपको इस बैच के अंदर में मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस से रिलेटेड, और इसी बैच के अंदर में आप लोग पढ़ रहे हैं रामबाण क्रैश कोर्स के अंदर में। और ये जो है आपका 100 जो
1500 जीके जीएस का क्वेश्चन है, वो आपको पीडीएफ मिलेगा, फॉर्मूला ई बुक मिलेगा, ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलेगी। और अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो इंडिया कूपन कोड लगा करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी नहीं किए हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इस पर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्री डेमो क्लासेस चल रहा है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले ना बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है संविधान के बारे में। आपको है तो 10th लेवल का ये कार्यालय परिचारी, लेकिन थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तब आप एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक के बारे में याद रखिए, हमारा संविधान चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण, संविधान निर्माण चैप्टर का नाम है। लेकिन जो हमारा संविधान बना, ये बना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट। आपको पता है कि हम सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हमको उपनिवेश बना लिए थे, और हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी की। लगभग 150 साल तक, 100 सालों तक हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही। 1857 से शुरू हुआ और 1947 में हमको जाके आज़ादी मिली। पहली जो लड़ाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको 1857 की लड़ाई को पहली लड़ाई माना जाता है, ठीक है, पहली लड़ाई माना जाता है। टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेंगे, टेस्ट का काम रुका हुआ है, देख लेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहली लड़ाई जो है वो हमारा आजादी की ये लड़ाई है, ठीक है। अब समझिएगा ये पहली लड़ाई है, क्लियर है। अब समझिएगा यहां पर कि पहली लड़ाई जो है, यहां पर थ्योरी प्लस टेस्ट। आजादी की पहली लड़ाई जो है 1857 की लड़ाई थी, और वहां से हमको देश आजाद हुआ 1947 में जाकर के। लेकिन उससे पहले संविधान निर्माण की बातचीत चलने लगी, जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना भेजी। कैबिनेट मिशन योजना, ये कैबिनेट मिशन योजना जो है, इसका मेन काम था भारत के अंदर में संविधान का निर्माण करना। तो एक प्रश्न अगर पूछेगा कि ये बताइए कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वो किस योजना के तहत हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। इसी योजना के तहत भारत का जो है संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा ने बाद में संविधान को बनाया। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? 1946 ईस्वी में आई। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 लोग इसके अंदर में शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अंदर में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। दूसरे नंबर पर एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तीसरे नंबर पर पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे। तो समझिएगा इसके अंदर में, तो समझिएगा कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, 3 लोग थे इसके अंदर में, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ने मिलकर के यहां भारत आए, और इन्होंने ही क्या किया? संविधान सभा कैसे बनेगा उसके बारे में पूरी पड़ताल करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे? तो 3 लोग शामिल थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। जब संविधान हमारा बना तो इसमें 389 मेंबर थे, जिसमें 296 ब्रिटिश और 93 जो है देसी रियासतों के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। कैबिनेट में, संविधान के अंदर में, संविधान सभा के अंदर में, संविधान सभा जो बना वो मेनली जो है जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को उठाया गया। हर 10 लाख की आबादी पर 1 सीट जो है ऐसा फिक्स किया गया है ना, और संविधान सभा के लिए 389 मेंबर का चुनाव हुआ, ठीक है। संविधान, इसमें से एक सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग प्रारूप समिति पढ़ेंगे ना, तो उस समय हमको ज्यादा मजा आएगा इस सवाल को करने में, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। अब देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। जब पहली बैठक होने की बात हुई दोस्तों, तो उसके अंदर में, है ना, अध्यक्ष चुनने की बात हुई। और अमूमन जो है ये देखा जाता है, जब भी किसी चीज की पहली बैठक होती, चाहे लोकसभा हो या फिर ये संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें यह हुआ जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको ही अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कोई चुनाव होता नहीं है, और उसी अध्यक्ष के नेतृत्व में एक परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये जो संविधान सभा बना, उसके पहले अध्यक्ष जो बने, है ना, जैसे ही संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उनको जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, और यही जो है अस्थायी अध्यक्ष भी बने संविधान सभा के। कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी एक अस्थायी अध्यक्ष का बाद में चुनाव हुआ। तो संविधान सभा की पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली एक परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर यहां पर चुन लिया जाता है। उसी दिन एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी चुना जाता है और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी चुना जाता है। तो हमारा संविधान का जब निर्माण हुआ, तो संविधान निर्माण को अगर आप देखोगे तो संविधान निर्माण में बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार, किनको चुना गया? तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के तौर पर चुना गया। संविधान की जो पहली बैठक होती है दोस्तों, वो आपको कब होती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो केवल 15 थी यहां पर, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो संविधान सभा के अंदर में उद्देश्य प्रस्ताव किसने यहां पर पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के तो सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन ये कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, कांग्रेस के सदस्य ये नहीं थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो संविधान सभा जो बना उसके अंदर में प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति का काम था संविधान को बनाना, संविधान का मसौदा तैयार करना, संविधान का मसौदा कि संविधान हमारा होगा कैसा, है ना, क्या क्या उसमें बातें होंगी, तो एक बेस तैयार करना, संविधान का एक डिजाइन बनाना कि संविधान में क्या होगा। जैसे घर का डिजाइन बनाते हैं ना कि कितना कमरा होगा, कितना फ्लोर एरिया होगा, तो उस तरह से संविधान का एक फ्लोर एरिया तैयार करना, एक मैपिंग करना कि भाई कहाँ कहाँ पिलर लगेगा, पिलर की स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना, जैसे घर में करते हैं, कहाँ से किधर से एंट्री होगी, किधर से एग्जिट होगी। तो ये सब पूरा मसौदा संविधान का तैयार करना कि संविधान होगा कितने भागों में, क्या क्या चीजें होंगी। तो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट थे उस समय, पूरी दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे, है ना, संविधान के। और इनको ही जिम्मा दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का। तो संविधान का मसौदा तैयार किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी टीम ने किया, है ना, प्रारूप समिति ने किया। प्रारूप समिति के अंदर में 7 लोग थे, जिसमें से एक भीमराव अंबेडकर थे, 6 अन्य लोग थे। 6 अन्य लोग में देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर के अलावा गोपाल स्वामी आयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, है ना, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे और बाद में देखिएगा टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो कुल मिलाकर के 6 लोग यहां पर हो गए, एक भीमराव अंबेडकर हो गया। एक सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अंदर में भीमराव अंबेडकर के अलावा और कितने लोग थे? तो और कितने लोग थे? अन्य सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा तो 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं यहां से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को फाइनली पारित कर दिया गया। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो इस वाले डेट को 2-3 तरीके से पूछता है। आपको ये पूछेगा, ये बताइए कि संविधान को हमने कब एडॉप्ट किया? 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 तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया। संविधान को कब हमने अंगीकृत किया? अगर ऐसा पूछेगा संविधान को हमने कब अंगीकृत किया तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। संविधान को हमने कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। ठीक है, संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, बाकी शेष को हमने 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। तो पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को।
इसी को कहते हैं कि हमने संविधान को कब एडॉप्ट किया, तो हमने 26 नवंबर 1949 को, है ना। तो इस संविधान को हम क्या करते हैं, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अगर बोलेगा कि संविधान को अधिनियमित कब किया, तो इसी डेट को हमने संविधान को अधिनियमित किया। संविधान को हमने आत्मसमर्पित कब किया, आत्मसमर्पित हमने कब किया संविधान को, तो इसी डेट को हमने संविधान को आत्मसमर्पित किया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जब संविधान सभा बना था तो इसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अब जो है ये 12 भाग, 12 अनुसूची हो गया। पहले 8 अनुसूची था, 4 अनुसूची बढ़ गया, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया। पहले 22 भाग था संविधान का, 3 भाग बढ़ गया, अब 25 भाग हो गया। और 395 अनुच्छेद जहां पहले थे, अभी 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद इसके अंदर में हो चुके हैं, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया जनवरी 1950 के अंदर में। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो उस समय हमने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब भारत का राष्ट्रपति पद की जब बात हुई किसको बनाया जाए, तो इसी को हमने राष्ट्रपति बना दिया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, है ना, को हमने स्वीकार कर लिया। तो राष्ट्र ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा, तिरंगा को हमने राष्ट्रीय झंडा कब घोषित किया, तिरंगा को नेशनल फ्लैग हमने कब बनाया, 22 जुलाई 1947 को। और देश आजाद होने से 2 दिन पहले, ठीक है, क्रैश कोर्स पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, 1500 जीके जी पूरी तैयारी होगी। आप मेहनत कीजिएगा तो 100% अचीव कीजिएगा। सारे टीचरों में बढ़िया मेहनत कीजिएगा तो 100% अचीव कीजिएगा क्रैश कोर्स के अंदर में। ठीक है, क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है कि आप क्रैश कोर्स में कम पढ़ाएंगे, बहुत गहराई से पढ़ाएंगे। बस नाम क्रैश कोर्स है, पढ़ाई टू द पॉइंट स्पेसिफिक होगी, कम क्लास में ज्यादा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसे होता है ना, आप लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा पढ़ाई हो जो बहुत टू द पॉइंट हो, बहुत गहराई से हो और उसी चीज पर फोकस्ड हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पीडी वे में गहराई के साथ मतलब करेंगे, मतलब कार्यालय परिचर्या को फोड़ डालेंगे, ऐसा वाला तैयारी इसके अंदर में हम लोग करने वाले हैं। संविधान सभा द्वारा देखेंगे ना कि कार्यालय परिचर्या का कौन सा जीके क्वेश्चन आपसे नहीं बना। 41 चैप्टर पढ़ाने के बाद ये जो 1500 जीके जीएस का क्वेश्चन देंगे वो सब आपको करना है। और देखेंगे, मेरा काम है जीके और हिंदी को मजबूत करना, मैं जीके और हिंदी को आपको पूरी तरह से याद करा दूंगा। ठीक है, अगली 45 क्लास के अंदर में, यानी अगले 2 महीने के अंदर में कंप्लीट याद करा दूंगा। ठीक है, ये अब उसके बाद देखेंगे कि सवाल आपसे कैसे नहीं बनता। मैथ के अंदर में देव सर हैं, बहुत मेहनत करेंगे, वो भी आपको पूरा मैथ याद करा देंगे। भाई कौन सा सवाल है, कैसे बनेगा, सब कर लोगे आप। एक बार जब इतना तैयार होके और टेस्ट सीरीज फुल लेंथ का हम लोग लगा लेंगे ना 11 टेस्ट, तो उसके बाद देखेंगे कि कार्यालय परिचारी कैसे नहीं हिलता है आपसे, यही देखना है। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अगला 60 दिन हम लोग जम के पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि कार्यालय परिचारी फिर काहे नहीं होता, यही हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो है फाइनली अपना लिया गया। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो जो पढ़ना चाहिए आपको ढूंढ ढूंढ करके वो सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब ये, इसका सिलेबस ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो हमको ऐसा नहीं करना पड़ा कि साल भर की पढ़ाई को 2 महीना में करना पड़ा, जितना 2 महीना लगना चाहिए 2 महीना ही किए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को क्या किया गया, अपना लिया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में, है ना, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ठीक है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। तो समझिएगा कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, और हम लोगों ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को हमने इसको अपनाया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसको चुना गया, बताइए। संविधान सभा के 2 मेंबर चुने गए थे, संविधान सभा का 2 मेंबर चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का 2 मेंबर चुना गया था, जिसमें कि एक अस्थाई था, एक अस्थाई था। तो सबसे पहले तो अस्थाई चुना गया, अस्थाई को ही तो पहला अध्यक्ष कहा गया था, याद रखिए। ये अस्थाई या पहला की बात आएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, सच्चिदानंद सिंह जो है, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह पहले अध्यक्ष होंगे। और अस्थाई की बात आएगी तो ये याद रखिएगा, अस्थाई में कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको पूछे कि अध्यक्ष कौन, केवल अगर ये पूछे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे पहला अध्यक्ष कौन, तब आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछे कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे अस्थाई अध्यक्ष कौन, तब आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो समझिएगा फर्क इसको। अब देखिए, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कार्यालय परिचारी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है,
ऐसा ही पूछता है। पिछले 3 साल का जो पेपर देखे हैं 10th लेवल में, ऐसा ही सवाल है। थोड़ा टफ कर देगा और क्या कर देगा, उससे टफ तो हम लोग पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समितियां और उसके अध्यक्ष, एक नई चीज पढ़ लेते हैं, है ना, जो अभी तक नहीं पूछा है कार्यालय परिचय में, हो सकता है पूछ ले। तो देखिए, जितना भी समिति बना था संविधान सभा के अंदर में, वो सारा का सारा समिति जो है ना, वो सारा का सारा समिति जो संविधान सभा के अंदर में बना, वो सारे समिति को याद रखने का ट्रिक ये है आपका कि जवाहरलाल नेहरू ना, ये केंद्र लेवल का नेता था, सेंट्रल। जैसे मोदी जी अभी केंद्र लेवल का नेता है, तो सेंट्रल का कोई बहुत बड़ा अगर आयोग बनेगा, कुछ का समिति बनेगा, तो उसके अध्यक्ष वो खुद बनना चाहेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष रहेगा। जैसे देखिए नीति आयोग, उसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। नेशनल लेवल की चीज है, जो भी नेशनल लेवल का चीज होगा उसका कोई आयोग बनेगा, कुछ बनेगा, तो उसमें वो अध्यक्ष होंगे। उसी तरह से जो नेशनल उस समय के लीडर थे, सबसे बड़े लीडर थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये इनकी राजनीति हमेशा केंद्र पर फोकस थी, है ना। तो जब भी केंद्र के लिए कोई समिति बनती, या केंद्रों के तरफ से, केंद्र के तरफ से अगर राज्यों के लिए कोई समिति बनेगी जो केंद्र के तरफ से होगा, वहां पर ये अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और जहां पर देखिए ये जो नाम है ना, राजेंद्र प्रसाद, ये इनका काम था क्या, संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा से रिलेटेड जो भी अध्यक्ष बनेगा, या जो भी कुछ संविधान सभा से रिलेटेड होगा, उनके अध्यक्ष क्या लगता है, ये किसी और को बनने देंगे, ये खुद ही बनेंगे, कि ये काम इनका है। अच्छा, आप जानते हो कि वल्लभ भाई पटेल, ये वल्लभ भाई पटेल जो है ना, ये इन्होंने क्या किया, 500 से ज्यादा राजा राजवाड़े थे भारत के अंदर में। जब देश आजाद हो रहा था, तो इन्होंने ही क्या किया, अपने प्रयास से, और सारे नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन ये सबसे अगुवाई कर रहे थे, आगे थे। तो इन्होंने जो राज्य, भारत के जो राज्य देख रहे हो ना, 28 राज्य, इसको जोड़ने का काम किसी ने अगर किया ना सबसे ज्यादा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो राज्यों पर जो कमांड था वो इनका था। तो राज्य का अगर कोई कमिटी बनेगा भारत के अलग अलग राज्य का, तो उसके अध्यक्ष ये बनेंगे। ये 3 बात आप याद रखे। अब चलिए देखते हैं। इसका बोले थे कि सेंट्रल लेवल का जितना भी कमेटी होगा उसके अध्यक्ष ये होंगे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति, संघ मतलब हो गया संघ का मतलब हो गया क्या, सेंटर प्लस स्टेट। अब देखिए, सेंटर प्लस स्टेट का अध्यक्ष जब भी बनेगा, तो क्या लगता है, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनने देंगे। यहाँ पर सेंटर आ गया ना, तो सेंटर जहां जहां आएगा वहां पर जवाहरलाल नेहरू बन जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगर सवाल कल को हमको ऐसा पूछा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन ए में दे दिया जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन बी में पूछ लिया हमको वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तीसरे नंबर में पूछ लिया राजेंद्र प्रसाद, है ना। चौथे में पूछ लिया अंबेडकर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि संघ शक्ति समिति है, संघ है, तो हम सीधा टारगेट करेंगे किसको, जवाहरलाल नेहरू को। हमारा आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, तो समझिएगा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, संघीय संविधान, यहां भी देखिए संघीय आ गया। संघीय का मतलब हो गया सेंट्रल भाई, सेंट्रल प्लस स्टेट, यानी ये संविधान, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अब देखिए यहां पर राज्यों की बात हो गई, प्रांत हो गया। तो जब भी प्रांत होगा, जब भी प्रांत की बात आएगी, तो वहां पर कौन आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इनको राज्यों से बड़ा ये था, लगाव था, तो राज्यों को ये जोड़ने का काम किए थे। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ये बात तो बताने के लायक है नहीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ये एक हम लोग बचपन से याद कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हमको संघ शक्ति समिति, संविधान के जो संघ शक्ति समिति थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा करके पूछ ले। तो याद रखिएगा, जब भी प्रांत की बात आएगी तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ की बात आएगी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए भी एक समिति बनी थी, अलग समिति थी, उसके भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को ही बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए, उतना इस पे ध्यान नहीं दीजिए। मौलिक अधिकार के लिए और अल्पसंख्यक उप समिति, ये दोनों उप समिति है, इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी मत कीजिए। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपको पूछेगा, 99% चांस है कि आपको नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए, जो प्रक्रिया समिति है संविधान सभा के अंदर में, जो प्रक्रिया कैसे चलेगा, इसको आपको क्या लगता है किसको बनाया गया होगा, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा हमारा कैसा चलेगा, उसका जो संचालन होगा संविधान सभा का, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया होगा, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि भाई ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, राष्ट्र ध्वज समिति का भी अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को।
अब एक और समिति है जहां राज्य लिखा है, लेकिन उसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि ये राज्यों के लिए समिति है। अब बताओ, राज्यों के लिए है तो किसकी तरफ से होगा? केंद्र की तरफ से। इसका सीधा मतलब क्या समझते हैं? केंद्र की तरफ से। अच्छा, बोलेंगे कि ये गिफ्ट आपके लिए है तो किसकी तरफ से होगा? मेरे तरफ से होगा ना, हम ही दे रहे हैं ना इसको, हम डिसाइड कर रहे हैं गिफ्ट क्या देना है। तो राज्यों के लिए समिति अगर बनेगा तो वहां पर कौन बन गया? जवाहरलाल नेहरू। यानी केंद्र की कोई समिति होगी जो राज्यों के लिए होगी, ठीक है, तो वहां पर आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चूंकि राज्यों के लिए है, के लिए का मतलब हो गया किसकी तरफ से? तो केंद्र की तरफ से। जब केंद्र के तरफ से है तो लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के कोई और होगा, नहीं होगा ना। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ऑपरेशन करके आप हल्का हल्का कोशिश कीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार पढ़ने का, तो आपको याद हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। अब एक जगह टेबल फॉर्मेट में पूरा लेक्चर जो हमने अब तक पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक सबसे ज्यादा यही पूछता है, कार्यालय परिचारी में यहां तक ही पूछेगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। पहला अध्यक्ष अगर पूछेगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन, पहला शब्द लगा रहेगा। संविधान सभा का पूछे, यहां पे पहला यहां लिखना था। संविधान सभा का अगर पहला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? अगर पहला अध्यक्ष पूछा या फिर पूछा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो दोनों ही केसेस में आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का केवल अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया या केवल इतना पूछा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, सिर्फ पूछ लिया अध्यक्ष कौन, तो अध्यक्ष तो यही था भाई, राजेंद्र प्रसाद। इसी को तो मेन अध्यक्ष मानोगे आप, राजेंद्र प्रसाद को। तो केवल इतना पूछ लेगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, तब कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब भी केवल अध्यक्ष रहेगा कि अध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगर स्पेसिफिक पूछेगा कि पहला अध्यक्ष कौन, तब आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन, तब आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर केवल इतना पूछा कि अध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर पूछ लिया खास करके कि अस्थायी अध्यक्ष कौन, तब तो और कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अस्थायी पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही पूछ रहा है। तो यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन करके आप 1 नंबर ना नहीं कटाना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया। इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया। जो प्रियम्बल पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है आज 26 नवंबर 1949 को हम सभी संविधान निर्माता, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, इस संविधान को आत्मसमर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित तीनों शब्द है। अगर आपको पूछेगा अंगीकृत हमने कब किया, अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना। संविधान को हमने एडॉप्ट कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को किया। अधिनियमित कब किया, इसी दिन किया। आत्मसमर्पित कब किया, इसी दिन किया, ठीक है। तो ये ध्यान, जहां जहां कंफ्यूज कर रहे हो ना वहीं तो हम रुक के बता रहे हैं। ये ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना कभी पढ़ा होगा, आपकी किताबों में भी है। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन बनता कहाँ है, यहां पर कंफ्यूजन बनता है। ये कंफ्यूजन हमेशा दूर रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़िए। यहां पर भी कंफ्यूजन बनता है। हम लोग सोचते हैं कि 26 नवंबर 1949 को लिखा रहेगा कि हमने संविधान को अंगीकृत कब किया। मैं बता दूं, अगर ऐसा लिखा रहेगा ना कि हमने संविधान को अधिनियमित कब किया, अधिनियमित कब किया, अधिनियमित कब किया, और आंसर में अगर ये वाला ऑप्शन रहेगा पहले नंबर पर कि 26 जनवरी 1950, है ना, और उसके बाद रहेगा कि बी नंबर में कि 26 नवंबर 1949, केवल 2 ऑप्शन दे दूं ना, तब भी 70% लोग ना इस ऑप्शन को आंसर चुनेंगे कि हमने कब अधिनियमित किया। अधिनियमित छोड़ो, अगर हमने संविधान को कब अंगीकृत किया ये भी लिख दूं ना कि संविधान को कब अंगीकृत किया, तब भी 60% लोग ये आंसर, आधे से ज्यादा लोग ये आंसर देंगे कि हमने संविधान को अंगीकृत किया 26 जनवरी 1950 को। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? क्लियर है ना। तो आधे से ज्यादा लोग इसको आंसर देंगे, जबकि ये गलत है। जबकि ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा, ये गलत हो गया। सही आंसर होगा अधिनियमित हमने कब किया, 26 नवंबर 1949 को किया। क्लियर है। आइए, कैबिनेट योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार जो है का गठन हुआ। 2 सितंबर 1949 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो ये भी पूछा सकता है अंतरिम सरकार कब बनी, तत्कालिक सरकार कब बनी थी, है ना। और 26 अक्टूबर 1949 को इसमें मुस्लिम लीग भी, 26 नवंबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसके अंदर में शामिल होगी। अब संविधान के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं।
संविधान की कुछ विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। हमारा संविधान जो है ना, इसमें जो बातें लिखी हुई है और इसमें जो भावनाएं हैं, उसके हिसाब से दुनिया का ये पहला संविधान है। यानी ऐसा कोई भी संविधान दुनिया में नहीं बना है जिसके अंदर में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हो और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय हो। हालांकि इसके कई तत्व जो है वो विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, है ना। और भारत के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य उद्देश्यों के संविधान से अलग अलग पहचान प्रदान करते हैं। और संविधान में ना संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अंदर में एक धारा है अनुच्छेद संख्या 368, इसके तहत अनुसंशोधन हो सकता है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा, ये बताइए कि अनुच्छेद संख्या 368 के तहत आपसे ये पूछेगा, ये बताइए अनुच्छेद संख्या 368 के तहत, है ना, संविधान को नहीं, सवाल ऐसा पूछेगा, ये बताइए कि संवैधानिक सुधार जो हम लोग कर सकते हैं, संविधान में जो सुधार कर सकते हैं वो किस धारा के तहत करते हैं। संविधान के अंदर में जो सुधार होता है, अमेंडमेंट होता है, वो अनुच्छेद संख्या 368 का इस्तेमाल करके करते हैं। और संविधान में जो संशोधन हुआ है, अब तक का बड़ा संशोधन जो है वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि सन 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसको बोलते हैं केबीसी केस, शायद आपको नहीं पूछे फिर भी ध्यान रखिएगा। केबीसी केस केशवानंद भारती केस था 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि लोकसभा को, राज्यसभा को जो ये पावर है संविधान में संशोधन करने का, अनुच्छेद संख्या 368 के तहत पार्लियामेंट को जो पावर है संविधान में समय समय पर बदलाव करने का, ये बदलाव जो है कर सकता है, वो ये बदलाव जो है वो कर सकता है। यहाँ की मौलिक अधिकार में भी बदलाव कर सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको एक शब्द दिया इंग्लिश में, बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको खराब नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को संसद कभी भी नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रखना। हमारे संविधान में जो चीजें हैं वो दुनिया भर के संविधान से कुछ उधार भी हमने लिया है। और अब तक का सबसे बड़ा जो संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको 1976 में लिया। और ये संविधान संशोधन इतना बड़ा संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहा। और संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं, संसद को जो पावर है वो अनुच्छेद संख्या 368 खुद ही कहता है कि आप संविधान में समय समय पर बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पैर बांध दिया, संसद को कहा कि भाई आप बदलाव कर सकते हो अनुच्छेद 368 के तहत, मौलिक अधिकार में भी बदलाव कर सकते हो, आप प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकते हो, आप जहां चाहो वहां कर सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिट है। आप बदलाव कीजिए लेकिन पूरे संविधान को नहीं बदल सकते हैं। संविधान की जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संविधान की विशेषताओं पर आ जाते हैं। अगर संविधान की विशेषता देखेंगे, अगर आप संविधान की विशेषता देखेंगे तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। जबकि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अलिखित संविधान है। यह भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है क्योंकि इसके अंदर में जो आप देखोगे, है ना, कितने हैं तो देखिएगा, आपको 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, है ना। 8 अनुसूची, 8, 22, 395, ठीक है, 8, 22, 395 इस तरह का है। 8, 22, 395, है ना, है ना। तो 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूची कितनी है? अनुसूची जो है 8 है, भाग कितने हैं? 22, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। जब हमारा संविधान बना तो ये सारा प्रोविजन, ये सारा कुछ जो है उसके अंदर में था। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। सवाल भी एक पूछा यहां पर, है ना, ये सवाल तो हो गया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो इसको नीड नहीं है कि यहाँ पे हम लोग करें, छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वीवीआई है, जो अब तक आपके एग्जामिनेशन में कार्यालय परिचारी में पूछा है, उसमें यह पूछा है कि ये बताइए कि हम लोगों ने जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो किस देश के संविधान से लिया। या ये पूछा है आपको कि ये बताइए कि
संसदीय शासन जो है भारत के अंदर में, जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया है, यही चीज पूछेगा आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमने जो संविधान में चीजें लिया है वो दूसरे देशों से उधार लिया है। तो दूसरे देशों से जो हमने उधार लिया है वो कुल मिलाकर के 10 देशों से हमने उधार लिया है, जिसमें से पहला नंबर तो हमारा खुद का कानून था, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935। इसके तहत हमने क्या किया, संघीय तंत्र लिया, राज्यपाल का कार्यकाल लिया, लोक सेवा आयोग लिया, आपातकालीन उपबंध लिया और प्रशासनिक विवरण लिया। यह सब कुछ हमने लिया इसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दूसरा है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली लिया, जो भारत का आज संसदीय प्रणाली है ना, वो हमारा ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया, यूएसए के संविधान से। यूएसए का संविधान में बिल ऑफ राइट था, वहां से हमने इसको लिया। तो समझिएगा कि भारत के अंदर में जो मौलिक अधिकार का पूरा कंसेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से हमने उठाया है, ठीक है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्यों को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया। जब संविधान बन रहा था तो राज्यों को हमने एक डायरेक्शन दिया कि आने वाले समय में इन सब चीजों को आप लागू कीजिए। जैसे शराबबंदी, शराबबंदी आने वाले समय में, है ना, सारे राज्यों को कहीं ना कहीं बंद करने होंगे, शराबबंदी, लिकर बैन, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, है ना, ये सब के सब जो है हमने क्या किया, जो संविधान हमारा बना था उस समय हमने इसको दिया। तो राज्य का नीति निर्देशक भी ऐसा कोई एक लिस्ट हो सकता है जिसको राज्य भविष्य में लागू करे। ये चीज आयरलैंड ने अपने संविधान में डाला था और ये बात हमको अच्छी लगी और हमने आयरलैंड के संविधान से ये बात उठा लिया, है ना। जो संघवाद है, जो संघीय व्यवस्था है भारत का, कि सेंटर भी होगा, सेंटर भी होगा, है ना, सेंट्रल भी होगा, सेंटर भी होगा प्लस स्टेट भी होगा। ये प्रोविजन अगर कहीं पर दिखे किसी देश में कि केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा और दोनों को पावर संविधान से मिले, तो इसको संघीय व्यवस्था बोलते हैं। और यहां पर भारत में राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी, इसी को संघीय व्यवस्था बोलते हैं। और ये संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट हमने कहां से लिया, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। कहां के संविधान से लिया, कनाडा के संविधान से लिया। नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया। समवर्ती सूची जो है ये कनकरेंट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रिया के संविधान से लिया, ठीक है। जर्मनी का वाइमर संविधान, ठीक है, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान है। ये जर्मनी का वाइमर संविधान जो है, मौलिक अधिकार, इमरजेंसी के समय में हमारा मौलिक अधिकार कैसे छीना जाएगा हमसे, उसका क्या प्रोसेस होगा, मौलिक अधिकार उस समय क्या स्थिति रहने वाली है, ये सारा हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है। हमने मूल कर्तव्य लिया बाद में सन 1976 ईस्वी में, पहले से हमारे संविधान में नहीं था। संविधान जब बना रहे थे तो मूल कर्तव्य हम रूस से नहीं लेने गए, ठीक है। हमने मूल कर्तव्य को 1976 में अपने संविधान में जोड़ा और ये मूल कर्तव्य हमने लिया कहां से, सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने इसको उठाया। फ्रांस से हमने क्या लिया, जो रिपब्लिक है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है ना, कि राष्ट्रपति एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, है ना, इलेक्शन जीत के आएगा, इसको बोलते हैं गणतंत्रात्मक सिस्टम। ये फ्रांस के संविधान से हमने लिया, है ना। संविधान में कैसे समय समय पर संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगा और राज्यसभा के सदस्यों का कैसे निर्वाचन होगा, ये दोनों ही बातें हमने अफ्रीका के संविधान से लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है यानी रूल ऑफ लॉ है, वो हमने जापान के संविधान से लिया, ठीक है। तो ये हमारी उधार लिए हुए चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदात्मक प्रणाली लिया। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखो, हमारा संविधान का जो बेस है, जैसे आपका फाउंडेशन होता है ना घर का, ये सारा पिलर हो, नीचे बेस बनाते हो, संविधान जो खड़ा है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर खड़ा है। 1935 के कानून से हमने बहुत सारे प्रोविजन लिए, लगभग सारी वही सारी चीजें रह गई, ठीक है। 1935 का जो कानून चल रहा था हमारे यहाँ, फिर उसके बाद हमने एडिशन किया, बदलाव किया और सुंदर बनाया संविधान को। तो हमने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली जो है, हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, वो ब्रिटेन का हमारे यहाँ पर पहले से चल रहा था तो हमने उसी को फॉलो किया, ठीक है। ब्रिटेन का संसदात्मक शासन प्रणाली लिया। मूल अधिकार नागरिकों को जो है एक मजबूत अधिकार मिले, है ना, मूल अधिकार हो, ये अमेरिका में बहुत अच्छा अधिकार अमेरिका ने अपने नागरिकों को दे रखा था, तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया।
संघवाद का कंसेप्ट कनाडा से लिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रिया से लिया, और हमारे मौलिक अधिकार आपातकाल के समय किस तरह से निलंबित या प्रभावित रहेंगे ये हमने जर्मनी के संविधान से सीखा। मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया, है ना, संविधान में कैसे संशोधन किया जाए दक्षिण अफ्रीका से लिया, और रूल ऑफ लॉ जो है यानी विधि द्वारा जो कानून का राज कैसे चलेगा ये हमने जापान के संविधान से सीखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिया। हमारा संविधान कहीं कहीं पर रिजिड भी है, यानी इसको बदलना मुश्किल हो जाएगा आपको, आप बदल ही नहीं पाओगे, इतना परेशानी होगा इसको, और कहीं कहीं पर बदलना बहुत आसान है। तो हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा संविधान जो है एक क्या है, संगम है। संगम है किस चीज का, कठोर और विनम्र का। हमारा संविधान कठोर भी है प्लस विनम्र भी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है, ऑप्शन में रहेगा ना तो कठोर है ना लचीला, ऐसा नहीं कहिएगा, कठोर भी है लचीला भी है। प्रश्न में रहता ना तो कठोर है ना लचीला, फिर कहेगा कठोर है लचीला नहीं है, फिर कहेगा लचीला है कठोर नहीं है, फिर कहेगा कि कठोर और लचीला का संगम है। तो याद रखिएगा कठोर और लचीला का संगम है, ये दोनों चीजें जो है आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान जो है ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस है। हमारा संविधान जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ पर संघवाद है, संघीय व्यवस्था है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके नीचे इसके साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, हालांकि इसको मजबूत कर दिए, इसको ये मजबूत बना दिए, इसको मजबूत। ठीक है, और इसके साथ जो है राज्य है। जो ऐसा सिस्टम, संघीय व्यवस्था ऐसा बोलते हैं जहां पर केंद्र के साथ राज्य भी हो, केंद्र प्लस राज्य का व्यवस्था जहां पर हो उसको संघवाद बोलते हैं। और इसका जो पावर है राज्यों को और केंद्रों को, वो संविधान से पावर मिले। अगर ये पावर संविधान से मिल रहा है, सारा ही शक्ति संविधान ने स्वयं डिवाइड कर दिया है, केंद्र और राज्य का सिस्टम है, तो उसको हम लोग संघवाद बोलते हैं। और भारत का संविधान अगर देखिएगा तो भारत के संविधान में कहा गया है एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकात्मक मतलब केंद्र, केंद्र की ओर झुकाव है, केंद्र की ओर झुकाव, यानी हमने केंद्र सरकार को बहुत पावरफुल रखा है। कैसे पावरफुल रखा है, जैसे केंद्र को देखिए, जैसे आईएएस ऑफिसर जो है ये किसके इशारे पर नाचेगा, केंद्र सरकार के इशारे पर नाचेगा। यानी कैसा काम करेगा, ट्रांसफर कराना है, क्या कराना है, ये सारा काम केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, इसके बाद केंद्र को देखिए, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, पूरा डिफेंस है इसके पास। तीनों सेना जो है किसके पास है, देश का तीनों सेना, या कोई स्टेट का इसमें दबदबा चलता है, नहीं चलता है, इसी का चलता है। न्यूक्लियर बम अगर रखना है तो कौन रखेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट रखेगा न्यूक्लियर बम, ये कौन रखेगा, यही रखेगा। ठीक है, प्लस जितनी सारी सूची है, जो आपको सूची है, कानून बनाने की सूची है, उसमें देखिएगा तो केंद्र सूची इसके पास है, केंद्र है, प्लस ये राज्य में भी घुस करके कानून बना सकता है, प्लस समवर्ती में तो बिल्कुल बना सकता है, समवर्ती में, प्लस जो आने वाला रेजुडरी है, जो बचा हुआ लिस्ट है, बचा हुआ, वो भी हम इसमें बना सकते हैं, वो भी केंद्र सरकार बना सकता है। तो केंद्र सरकार को बहुत पावर है। ठीक है, हमारे यहाँ पर लोकसभा है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है ना, इस तरह का शासन है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी आप देखोगे तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद परिषद ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए ये प्रति रिस्पॉन्सिबल है, प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये अपना काम अच्छा से नहीं करेगा तो लोकसभा इनको हटा सकता है। तो पूरा जो हमारा सरकार चलता है वो लोकसभा एंड राज्यसभा से ही चलता है, ये यही लोग यहाँ बैठ करके चलाते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। संसदीय संप्रभुता है,
एवं न्यायिक सर्वोच्चता। हमने क्या किया है, संसद को प्रभु रखा है, हमने संसद को सरप्रभु। लोकसभा कोई भी कानून बना सकता है, लोकसभा कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, सीधा समझिए, किसी भी टॉपिक पर चाहेगा वो कानून बना सकता है, जो केंद्र सूची का टॉपिक है उस पर कानून बना सकता है ना। ये इसका मतलब हुआ कि संसद संप्रभु है, आजाद है। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता, ये शब्द का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कानून कानून संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, संविधान के खिलाफ ना हो, है ना। मूल ढांचा के खिलाफ ना हो, मूल ढांचा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है के खिलाफ ना हो, है ना। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो हमारा है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के खिलाफ ना हो, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, खिलाफ ना हो। कोई भी कानून ये बना सकता है, लेकिन उससे अगर ये सब चीज हो रहा है, संविधान की जो आत्मा है, संविधान जो कह रहा है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ अगर ये कानून है, ये कानून अगर इस बात के खिलाफ है, जो संविधान है उसके खिलाफ अगर है, तो इसकी वैल्यू, ये जो कानून होगी, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी डिसमिस हो जाएगा वो कानून, ठीक है। यानी वो कानून लागू नहीं होगा, कानून जो है कानून लागू नहीं होगा। तो एक तरफ हमने बहुत आज़ादी दे रखी है संसद को, दूसरी तरफ हमने इसका पहरा करने के लिए हमने क्या किया, कानून लागू नहीं होगा, कानून लागू नहीं होगा, याद रखिएगा, होगा क्या, नहीं होगा, ये कानून 0 साबित हो जाएगा। ये कानून सुप्रीम कोर्ट चाहेगा स्ट्राइक डाउन कर देगा इस कानून को, संसद कितना भी मेहनत से बना ले इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। इसका अच्छा एग्जांपल बता देता हूं, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, ठीक है। ठीक है, तो ये समझिएगा, कानून लागू नहीं होगा और इसको 0 साबित कर देगा। क्लियर है, अगला क्लास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया है, इसके ऊपर हाई कोर्ट बनाया है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाया है। हमारा जो यह है न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, हमारा न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। हमारा न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, हमारा न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से हमने बनाया। अमेरिका के अंदर में जाएंगे तो सब कोर्ट अपना अपना काम करता है, राज्य का अलग कोर्ट है, केंद्र सरकार का अलग कोर्ट है। यहाँ पर आएंगे तो भारत के अंदर में एकीकृत कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो सारा कोर्ट मानेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो हमारा जो कोर्ट है ना वो एकीकृत कोर्ट है, एक सिंगल कोर्ट है, बस इसका बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई है, ठीक है। और हमारी जो न्यायपालिका है वो आजाद है, ये मोदी जी या फिर मान लेते हैं कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति का गुलाम नहीं है, राष्ट्रपति जो कहेगा वही करेगा, ऐसा नहीं है, या बड़ा नेता कोई कुछ बोलेगा वो नहीं है। ये जो हमारा है न्यायपालिका वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, संविधान ने इसको आजाद बनाया है, ठीक है, ताकि ये वक्त आने पर सरकार के खिलाफ भी जो है जजमेंट दे, भरपूर जजमेंट दे, ठीक है, इस तरह से बनाया। तो हमारा जो ये है कोर्ट का सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एकीकृत कोर्ट है और हमारा स्वतंत्र कोर्ट है, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रोविजन एक स्पेशल फीचर है, और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 के अंदर में है, भाग 3 संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 के अंदर में है, और अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। हालांकि मौलिक अधिकार का अलग से एक चैप्टर होगा, ठीक है, 12 से 35 के बीच में। अभी वर्तमान में देखिएगा तो कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट है अभी वर्तमान के अंदर में, है ना। ये फंडामेंटल राइट जो है ना गारंटी है, ये जो नागरिकों को एक गारंटी दिया गया है कि आपको ये सब गारंटी है हमारी तरफ से, संविधान निर्माता ने कहा गारंटी है, कितना चीज तो आपको मिल के रहेगा, और ना मिले तो इसके लिए कोर्ट जाइए, ना मिले तो कोर्ट जाइए,
तो आप तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चल जाइए, आपको ये कोर्ट से लागू करके देगा। तो अगर चाहेगा भी केंद्र सरकार के हम ये सब अधिकार ना दें, तो आप कोर्ट जाकर के इसको लागू करवा लीजिए। ये सब गारंटी है नागरिकों को, ठीक है। ये 6 अधिकार है। आगे है राज्य के नेतृत्व तत्व। देखो, जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय सब कुछ लागू करना पॉसिबल नहीं था। तो संविधान निर्माता ने एक लिस्ट बनाया, निर्माता ने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, एक लिस्ट बनाया जो फ्यूचर के लिए होगा, जो फ्यूचर के लिए होगा, जो फ्यूचर के लिए होगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए होगा। यानी राज्यों को ये छोड़ा गया कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप समय समय पर है ना, समय समय पर इसको आप लागू कीजिए। ये राज्यों को छोड़ा गया कि जब भी वक्त, सही वक्त आए, सही वक्त जब लगे, सही वक्त आए तो इसको लागू कीजिए, आए तो इसको लागू कीजिए, इसको लागू कीजिए, लागू कीजिए। ये बात कह दिया। अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, संविधान जब बना रहे हैं, जब सही वक्त आएगा तो इसको लागू कीजिए, ये बात कहा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से हमारे संविधान में नहीं था, ये इसको बाद में इंसर्ट किया गया पार्ट 4A, पार्ट 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल नंबर 51A, अनुच्छेद संख्या, पार्ट 4A, अनुच्छेद संख्या, अनुच्छेद 51A, 51A के अंदर में इसको डाला गया, ठीक है, 51A में। वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। जहां पर आपको अधिकार दिए गए हैं वहीं पर आपसे कुछ उम्मीदें भी है, ठीक है, आपसे कुछ उम्मीदें भी हैं, ठीक है, आपसे कुछ उम्मीदें भी हैं। उम्मीद यह है कि आपको ना राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है, इस देश का जो भी आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, उसका सम्मान करना है, जो हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करना है, ये सब आपके कर्तव्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर स्टेट है, यानी भारत जो है सभी धर्मों से समान दूरी बनाएगा। भारत सरकार सभी धर्मों से समान दूरी बनाएगा, धर्मों से समान दूरी बनाएगा, दूरी बनाएगा। वास्तव में ऐसा अभी दिख रहा है कि आपको? बताइए जल्दी से। भारत सरकार सभी धर्मों से समान दूरी बनाएगा, ठीक है, यानी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, का कोई पक्ष नहीं होगा, ये निष्पक्ष होगा, कोई पक्ष नहीं होगा, कोई पक्ष नहीं होगा, सरकार का कोई पक्ष नहीं होगा। देश का कोई भी पक्ष नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, देश का कोई भी पक्ष नहीं होगा, ठीक है, यानी देश जो है निष्पक्ष होगा, कोई पंथ नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष देश जो है वो धर्म निरपेक्ष नहीं, सही है पंथ निरपेक्ष, इसका सही अनुवाद है पंथ निरपेक्ष। कोई पंथ का नहीं होगा, ना हिंदू का होगा, ना मुसलमान का होगा, ना सिख का होगा, ना ईसाई का होगा, सब इक्वल, सभी धर्म जो है भारत के लिए बराबर है, चाहे किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हो या किसी धर्म के लोगों की संख्या हजारों में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वोट नहीं देखा जाएगा कि भाई कहां से कितना वोट मिलना है। जब संविधान बना तो संविधान, जब इंडिया तैयार, इंडिया, आइडिया इंडिया जो था वो यही था कि सभी धर्मों से समान दूरी बनाएगा, धर्म के आधार पर हम लोगों से भेदभाव भारत कभी भी नहीं करेगा, है ना। हम लोगों एक यूनिक कंट्री बने, समझ रहे ना। अमेरिका में क्या है, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समझ रहे ना, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पर कोई एक धर्म नहीं है,
इंग्लैंड क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बड़े बड़े देश जहां देखो जो प्रोग्रेसिव है वो आपको क्या मिलेंगे, धर्मनिरपेक्ष देश मिलेंगे। तो उसी तरह से हमने धर्म वर्म को बहुत बड़ा चीज नहीं माना, तो कहा कि भैया ये पर्सनल चीज है आप कीजिए, सभी धर्मों के लिए जो है समान हमने रखा। आगे बढ़ते हैं, एक है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका पूरा नाम हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ये हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में ऐसा है कि एक पार्टिकुलर एज हो जाने पर, यानी 18 वर्ष हो जाने पर आपको जो वोटिंग का राइट मिलता है, वोटिंग राइट बिना किसी भेदभाव के, वोटिंग राइट बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिना किसी भेदभाव के। आप कहाँ जन्म हुए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, दिव्यांग हैं या अच्छे तंदुरुस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं क्या, सार्वभौमिक मताधिकार, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत के अंदर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले 21 वर्ष था, पहले 21 वर्ष था जब हमारा संविधान बना था। अब जो है अब 18 वर्ष, अब कितना है 18 वर्ष, अब कितना है 18 वर्ष, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एकल नागरिकता, भारत के अंदर में सिंगल सिटीजनशिप है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। अमेरिका में जाइएगा तो केंद्र सरकार का अलग नागरिकता है और राज्य सरकार का अलग नागरिकता है। हम लोगों को दो नागरिकता नहीं ढोना है, केवल भारत के नागरिक हैं, किसी भी स्टेट में आना जाना फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है। संविधान ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान के अंदर बहुत सारे आजाद संस्थाओं बनाई, आजाद संस्था बना, आजाद संस्था बनी, आजाद संस्थाएं जो है बनी, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनी। जैसे 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 का एग्जांपल लें, जैसे में देखेंगे चुनाव आयोग एक आजाद संस्था बनाया गया, लेकिन अभी कितना आजाद होकर काम कर रहा है आपको पता ही है ना, ये चुनाव आयोग। इसके अलावा जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल है, जैसे इसके अंदर में देखिएगा आपको यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो सब हैं, ठीक है। ये इस तरह की संस्थाएं बनाई गई ताकि जो है भारत, इसके बाद अब देखिए जैसे कोर्ट हो गया, कोर्ट को आजाद बनाया गया, कोर्ट भी एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको आजाद बनाया गया ताकि ये केंद्र की ओर ना झुके, केंद्र सरकार को सही से काम करवा सकें, रस्सा लगा के खींच के एकदम काम बढ़िया से करवा सकें उससे, है ना। ऐसे ऐसी चीजें बनाई गई। कैग का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि सरकार ने कहाँ फालतू में पैसा खर्च किया है, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर में है, ठीक है, बिल्कुल सही। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 से घटा करके 18 वर्ष हमने कर दिया था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 61वां संविधान, वो जब डिटेल में पढ़ाएंगे उस चैप्टर को तो वहां पर कवर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, इमरजेंसी प्रोविजन, भारत के अंदर में इमरजेंसी प्रोविजन भी है और 3 तरह का इमरजेंसी भारत के अंदर में है, 3 तरह का, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आपका गवर्नर का रूल, गवर्नर रूल, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह का आपातकाल है भारत के अंदर में। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो कितने तरह के आपातकाल हैं, 3 तरह के आपातकाल हैं भारत के अंदर में। 352 के तहत पूरे देश में या देश के किसी भूभाग में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन इसका शर्त यह है कि इसके अंदर में हमको एक चीज कहा गया है कि ये कहा गया है इसके अंदर में कि हमारे यहाँ पर ये देखना होगा कि वार का सिचुएशन तो नहीं है या फिर आर्म्ड रिबेलियन तो नहीं है। आर्म्ड रिबेलियन मतलब हथियार उठा लिए, जनता ने अगर हथियार उठा लिया है सरकार के खिलाफ, या वॉर अगर छिड़ गई है दूसरे देशों से, तो केवल यही 2 कंडीशन में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, कि यही 2 कंडीशन में 352 के तहत। इसके बाद देखिएगा तो 356 के तहत जो है गवर्नर रूल लग सकता है, और उसमें 4 जोड़ दीजिए तो 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो याद करना आसान है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 4 जोड़िए 356 में गवर्नर रूल, 4 जोड़िए 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 तरह का जो है आपातकाल है भारत के अंदर में। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी फेल हो जाती है, मेजॉरिटी फेल हो जाती है, तब वहां पर गवर्नर रूल लगता है ना। जब क्या हो, जब सीएम के पास नंबर्स ना हो, मतलब समझते हैं, नंबर्स मतलब विधायक ना हो, जब मेजॉरिटी ना हो इसके पास,
जब मेजोरिटी ये अपना खो देगा तो उसी में गवर्नर रूल लग जाएगा और राष्ट्रपति जो है शासन करेगा गवर्नर की मदद से वहां पर, ठीक है, ये समझिएगा 356 के तहत। उसके बाद 360 के तहत आपातकाल लगता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जब हमारे यहाँ पर रुपया पैसा खजाना खाली होने लगेगा, देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रहेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये देखिए हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगा, आज तक नहीं लगा है ये, आज तक नहीं लगा, आज तक कभी भिख मंगा नहीं रहे हम लोग, है ना, कभी नहीं लगा, आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा। हमने प्रोविजन डाला है लेकिन आज तक लगा नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी इसकी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि पंचायत हो गया, जैसे कि पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, जैसे नगर पालिका हो गया, है ना, शहरी क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में पंचायत हो गया, ये तीसरा टायर भी है। तो जैसे केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य में स्टेट है, और फिर लोकल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पर 3 तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है भारत के अंदर में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब भारत की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, हमारा प्रस्तावना भी पढ़ लेते हैं। अगर आप प्रस्तावना को देखोगे तो प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना जो है ना, ये संविधान का पहला पन्ना है। सबसे पहली बात, ये संविधान का पहला पन्ना है, संविधान का पहला पन्ना है, ये याद रखिएगा। पहला पन्ना जो है, पहला पेज है, वो है आपका ये प्रियम्बल। इसको आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। संविधान, जैसे हम लोगों का आइडेंटिटी कार्ड होता है, नाम होता है, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कब होता है, यही सब लिखा रहता है। उसी तरह से संविधान की जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर निचोड़ करक से लिखा हुआ है। ये आइडेंटिटी कार्ड है संविधान सभा का, ठीक है। क्या प्रस्तावना में बदलाव हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, प्रस्तावना बदला जा सकता है, प्रस्तावना में अमेंडमेंट या बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ये मत कहिएगा कि प्रस्तावना में बदलाव नहीं होगा, बदलाव हो सकता है, ठीक है, हुआ भी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में बदलाव हुआ है, जिसके अंदर में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द? 3 शब्द जो है, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा वो 3 शब्द था? 3 शब्द था, याद रखिएगा कौन कौन सा। वो 3 शब्द जो जोड़ा गया वो था आपका, यहाँ पर देखिए, आपको सिस शब्द जोड़ा गया, सिस, SIS, यानी सेकुलर शब्द जोड़ा गया, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, है ना। I से इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को जोड़ा गया, अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया, ग्रिटी शब्द को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी। और S से हो गया आपको सोशलिस्ट यानी समाजवादी। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को भी इसके अंदर में जोड़ा गया, ठीक है, ये 3 शब्द को इसके अंदर में जोड़ा गया। अब प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, यही चीज पूछा था एक बार आपका कार्यालय में, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना कहता है, इसकी शुरुआत में कहता है कि हम भारत के लोग, यानी ये जो प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों ने इसको बनाया है। केवल संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया, संविधान निर्माता आए कहां से? भारत के लोगों ने पावर दिया, तो ये भारत के लोगों के द्वारा बना है। हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरह से लिखा हुआ है ये प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोगों ने इसको बनाया। संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब हमने इसको एडॉप्ट किया? तो गौर से देखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर के, है ना, अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, है ना, यहाँ पर कहता है कि एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान को हमने कब अंगीकृत किया? तो हमने इसी दिन अंगीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित करते हैं, कब आत्मसमर्पित करते हैं? तो तीनों ही चीजें जो हम लोग इसी दिन करते हैं। क्लियर है? तो जब भी बात होगी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, तीनों ही चीजें हम लोगों ने इसी दिन किया। संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द है, जो ये शब्द है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दों को ना उल्टा पुल्टा करके देता है और इसको बोलता है क्या? सही क्रम में सजाइए,
इसको क्या कीजिए, सही क्रम में सजाइए। तो आप कैसे सही क्रम में इसको सजाएंगे? देखिए, सही क्रम में सजाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 शब्द है, तीनों को बोलेगा सही क्रम में सजाइए। तो शब्द है हमारा एस क्यूब डी आर, एस क्यूब डी आर, ठीक है। इसका ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, एस क्यूब डी आर ट्रिक है, इसको क्रम में सजाने बोलता है। देखिए एस से हो जाएगा, है ना, देखिएगा एस से 3 एस है। पहला एस है सोवरेन, सोवरेन। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। और तीसरा शब्द है सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। 3 शब्द। डी से डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। और आर से रिपब्लिक। थोड़ा दिक्कत होगा आपको, इंग्लिश में कभी नहीं पढ़े हैं जो, उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा पकड़िएगा तो पकड़ने लगिएगा, ठीक है। देखिएगा सोवरेन का मतलब क्या है, संप्रभु। तो पहले जो प्रस्तावना पढ़िएगा सबसे पहले आपको संप्रभु शब्द मिलेगा, संप्रभु। फिर आपका क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। फिर आपका क्या है, समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द है। और तीसरा वर्ड है यहाँ पर सेकुलर, यानी आपका पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। फिर आपका डेमोक्रेटिक है, यानी गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, त्रात्मक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, गणतंत्रात्मक है। फिर उसके बाद आपका रिपब्लिक, सॉरी गणतंत्रात्मक नहीं, यहाँ पर होगा गणतंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक है तो मतलब आपका, है ना, है ना, ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। और रिपब्लिक है यानी गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है, समझिएगा इसको, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो भारत का जो प्रियम्बल पढ़िएगा तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, गणतंत्रात्मक कहिए या गणराज्य कहिए सबसे अच्छा। प्रस्तावना में गणराज्य है तो गणराज्य लिखिए, गणराज्य कहिए आप इसको, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, यहाँ देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु हो गया ये, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, है ना, इस तरह से है। एक बार पढ़िए प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, एक संपूर्ण, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। तो एस क्यूब डी आर याद रखिएगा, एक क्रम में इसको सजाने देता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में दिया है, आपको भी दे सकता है, हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड हो कि एक बार प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द को एक बार सीरीज में सजाइए, और 4 ऑप्शन पहले से सीरीज में सजाया हुआ रहेगा, जिसमें 3 गलत 1 सही होगा, तो उसको एस क्यूब डी आर कर लीजिएगा। एस क्यूब में भी याद रखिएगा, पहले सोवरेन, तब सोशलिस्ट, तब सेकुलर, इसको भी उल्टा पुल्टा तो फंस गए, तब याद करके कोई फायदा नहीं होगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो एस क्यूब डी आर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आमतौर पर बच्चा जो है यहाँ पर कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में जाकर के, इसीलिए है तो बहुत छोटा चीज, 4 ही शब्द, लेकिन कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को वहां बन गया तो फिर लिया जो नंबर आपका था वो भी चला जाएगा, मतलब गया 1 नंबर। तो इसलिए ना ये है तो बहुत छोटा चीज कि 4 शब्द है एक क्रम में, इसको अगर हम 100 बार बोल लें तो याद हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन भूल गए तो तब यही एस क्यूब डी आर काम देगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है, ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, ये हो गया। देखो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ये तीनों शब्द के बारे में जो बता दिया आपको, सिस शब्द है ये, सिस, ये सोशलिस्ट, है ना, आपको सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप, है ना, की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है, यही प्रश्न था ना, किस वाक्य से शुरू होती है। यहाँ देखिए प्रस्तावना जो है किस वाक्य से शुरू होती है, ये देखिए प्रस्तावना हमने पढ़ा, हम भारत के लोग से शुरू होती है, सवाल पूछा है आपका, है ना, आप ही का सवाल है ये, ठीक है, आप ही का कार्यालय परिचारिका सवाल है कि किस से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है प्रस्तावना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए अब यहाँ से थोड़ा टेस्ट लगा लेते हैं हम लोग, अब टेस्ट के अंदर में देखते हैं कितना आप कर पाते हो। ठीक है, 25 सवाल हम लेकर के आए हैं आपको टेस्ट के अंदर में। आज का क्लास लंबा था ना, क्योंकि आज हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं,
पॉलिटी का, तो इसलिए आज थोड़ा लंबा क्लास करना जरूरी था। आइए टेस्ट लगाते हैं, अगले दिन से उतना भी नहीं होगा, कम होगा। देखिए इसमें हम ज़्यादा सवाल आपको कराएंगे नहीं, कुछ कुछ सवाल जो है ना कम ही कराएंगे आपको, ठीक है। मैं थोड़ा और छटाई कर देता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए दो तीन प्रश्न ही मैंने मात्र डिलीट किया है, प्रश्न संख्या एक को डिलीट कर दिया, अब दो से आते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना, ये किस अधिनियम के तहत बना था। तो ये देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट जो बना वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तरह, पहला सुप्रीम कोर्ट जो भारत में बना, अंग्रेजों ने बनाया, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय बना। और ये कहां पर बना था, कलकत्ता के अंदर में, कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में सन है ना 1773 के कानून के द्वारा बना था, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था दी थी। यानी भारत में संघीय व्यवस्था होगा, ये बात जो है कहां से किया गया था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ व्यवस्था शुरू की गई थी। यानी केंद्र सरकार भी होगा, केंद्र भी होगा प्लस राज्य भी होगा, प्लस राज्य भी होगा, दोनों तरह की सरकारों का व्यवस्था जो है ये 1935 के कानून के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था किसने। किसने ये बात कहा कि भारत का जो संविधान सभा है वो ऐसा होना चाहिए कि जनता खुद ही संविधान निर्माता को चुने, संविधान कौन बनाएगा ये जनता ही चुने। ये बात कही गई थी कैबिनेट मिशन डेलीगेशन में, याद है 1946 में यह भारत आया था, 3 लोग इसके अंदर में थे, याद है कौन कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी एलेक्जेंडर था, एवी एलेक्जेंडर था, एवी एलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था। एवी एलेक्जेंडर था और तीसरे नंबर पर कौन था, पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा जो है उसका गठन जो है किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। किसने यह बात कहा था कि संविधान की रचना के लिए संविधान सभा होना चाहिए, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा होना चाहिए, ये बात है ना सबसे पहले किसने कहा था, कौन सी पार्टी ने, तो स्वराज पार्टी ने कहा था 1934 में, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ था, 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास प्लस मोतीलाल नेहरू इन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी को बनाया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो सीधे जनता द्वारा चुने गए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नामांकन से हुआ था, गलत बात है। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा हुआ था, नहीं, प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुने गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट जो है संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना गया था। जो प्रांतीय सभाएं थी, जो राज्यों के अंदर में विधानसभा थी ना हर राज्यों के अंदर में, तो उन्हीं लोगों ने वोट किया था, जनता से वोटिंग नहीं करवाया गया था। जनता ने जो विधायक बनाए थे उन्हीं विधायकों ने वोट किया था संविधान बनाने वाले सदस्यों के लिए। तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा मेंबर्स भेजे गए थे, याद रखना। कभी भी जनता ने वोट नहीं किया था। संविधान सभा का निर्माण जो हो रहा था उसमें जो सदस्य लोग गए थे डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं किया था। जो विधायक लोगों को जनता ने चुना था ना, संविधान सभा, हर एक राज्य के अंदर में अपना एक विधानसभा होता है, उस विधानसभा से ही लोगों को भेजा गया था चुन करके, वोटिंग के द्वारा, वहां भी वोटिंग हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब यहां पर एक खास वर्ड लगा दिया, अस्थाई। यह सवाल अगर कार्यालय परिचारी में आया तो आप लोग 4 डालोगे
कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई पूछ लेता, अस्थाई पूछ लेता, तब आंसर होता सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री, संविधान जो निर्माण हो रहा था, यानी निर्मात्री सभा मतलब समझते हो, संविधान सभा, ये निर्मात्री भूल जाओ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? केवल अगर संविधान सभा पूछेगा, मैंने आपको सिखाया था कि राजेंद्र प्रसाद डालना, आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, यानी जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल कैसा भी घुमा फिरा के पूछे, आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है कब शुरू हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है और ये कार्यालय परिचारी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू में भी पूछा है कार्यालय परिचारी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, क्योंकि यही पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष कौन? यही था ना। तो इन्होंने जब पहली मीटिंग हुई उसके अध्यक्ष कौन बने थे? यही तो बने थे। 9 दिसंबर के दिन का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान के अंदर में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया वो किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के अंदर में डाला गया। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति, देखिए सवाल आ गया ना, मैंने बताया था, आपको सिखाया था कि जब भी संघ की बात होगी, जब भी संघ की बात होगी तब उसका आंसर क्या होगा? जब भी संघ की बात होगी उसका आंसर क्या होगा? जब भी संघ की बात होगी उसका आंसर क्या होगा? जब भी केंद्र की बात होगी, संघ शक्ति समिति बनी, यानी केंद्र सरकार के लिए कोई समिति बनी संविधान सभा ने, तो उसका आंसर क्या होगा? बताइए, आप लोग खुद बताइए। देखिए मोनू कुमार आंसर दे पा रहे हैं, मोहन आंसर दे पा रहे हैं, ज्योति, पल्लवी, बहुत बढ़िया। जो लोग भी 16 का आंसर दे पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है। यही तो इतनी मेहनत से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे पकड़ना है आपको, कि जब भी संघ की बात होगी तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपसे कोई भी पूछ लेगा ना, बना दोगे आप। है बहुत सारी समिति, मैंने आपको 4-5 ही दिया था थ्योरी में, समिति बहुत सारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांत संविधान समिति, अब देखिए यहां पर प्रांत की बात आ गई। प्रांत की, प्रांत मतलब क्या? राज्य। जब राज्य के लिए कोई समिति बनेगी तो उसका आंसर क्या होगा? बताइए, ये ट्रिक बताया था आपको, कंसेप्ट दिया था आपको, याद कीजिए। राज्य के लिए कुछ बनेगा तो उसके कौन होंगे, है ना? 17वां नंबर। एक भी कार्यालय परिचारी में संविधान से रिलेटेड सवाल नहीं छूटना चाहिए आपका, नहीं छूटेगा। देख लीजिएगा, पॉलिटी इतना मजबूत कर दूंगा, है ना, ज्यादा तो पूछता नहीं है, 4-5-6 सवाल आएगा लेकिन वो भी बन जाएगा। सवाल है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा कार्यालय परिचारी में, इसलिए आपको ना हर सेक्शन को बढ़िया से डील करना होगा कार्यालय परिचारी में। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पास नहीं कर पाएगा, 60 नंबर 70 नंबर सब लाएगा, यहाँ कट ऑफ ज्यादा भाग जाएगा। 100 नंबर में कट ऑफ चल जाएगा 85, 87, 90 नंबर। आपको 100 में 100 का टारगेट रखिए ना। डीएलएड वाला लाया ना हमारा बच्चा मोहित कुमार, 120 में 110 नंबर लाया, आप कहीं नहीं ला सकते हो। तब 100 नंबर में 90 प्लस का टारगेट रखिए, 90-95 लेके आना है इस बार ना। कार्यालय परिचारी का जॉब कंफर्म रखिए आप, इससे नीचे का जॉब क्या ही आएगा, इससे आसान जॉब आएगा कोई क्या? तब तो सब डिफिकल्ट ही आएगा। कार्यालय परिचारी सबसे आसान है, 10th लेवल का है, जिसका भी पढ़ाई में जो कमजोर है वो बढ़िया से कर लेंगे। देखो इसमें कोई विद्यार्थी बहुत आईआईटी करके आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, इंजीनियर बन के आएगा, और कोई 10 साल से पढ़ रहा है, अगर कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो भी यही 0 लेवल से पढ़ेगा, आपको भी 0 लेवल से। तो आपकी फाइट, आप यहाँ उसको हरा सकते हो अपना मेहनत से। लेकिन अगर बात बीपीएससी लेवल का होगा, तब आपकी पढ़ाई अगर उतनी अच्छी नहीं है, उतना बढ़िया विद्यार्थी आप शुरू से नहीं रहे, तब वहां पर आपको दिक्कत होगा, वो जॉब लेने में आपको परेशानी है। ये जॉब मेहनत से ले सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, बेस कमजोर है, लेकिन मेहनत से इसको आप हासिल कर सकते हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कि प्रांत की जब भी बात आएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, आंसर होगा 17 का डी नंबर। तो जितना भी एवरेज स्टूडेंट है भाई, बिलो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है ना, जो
12th पास किया है, अभी जस्ट 10th पास किया, वो लोग के लिए एकदम, महिलाओं के लिए एकदम समझ जाइए कि एकदम छोड़ना नहीं है इसको। आपको इससे आसान जॉब, मतलब तैयारी वाला जॉब कोई नहीं होगा जिसमें कम पढ़ करके, मतलब कम तो नहीं पढ़ना है, मतलब इतना लो लेवल का एग्जामिनेशन फिर कोई होगा नहीं है आने वाले समय में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का, ये सब देखिए एकदम बहुत हल्का क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? ड्राफ्टिंग, जब ड्राफ्ट बनाने की बात आई तो भीमराव अंबेडकर थे। 7 लोग थे टोटल, जिसमें से भीमराव अंबेडकर एक थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर सिर्फ पूछता कितने सदस्य थे तो आंसर 7 होता। सवाल पूछा है कितने और सदस्य थे भीमराव अंबेडकर के अलावा, लिखा है ना। प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, इसका नाम का जिक्र कर दिया, बोला अन्य कितना था, तो अन्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टोटल 7 था तो अन्य 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। 20 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये सलाहकार, है ना। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सलाहकार समिति की बात हो रही है, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे, है ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। तो याद रखिएगा, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति वगैरह हो, अनुसूचित जाति, माइक ऑफ था ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इन सब से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो सलाहकार समिति थी, इन सब का जो सलाहकार समिति था, इन सब का जो सलाहकार समिति था, इन सब सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अध्यक्ष बनाए गए थे किनको? वो अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। तो सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, यहाँ पूछ रहा है सलाहकार समिति जो बनाए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे। सलाहकार समिति में मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकार सलाहकार समिति, अनुसूचित जाति जनजाति समिति सलाहकार समिति, इन सब के जो सलाहकार समिति थे उनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इस तरह से आंसर होगा 21 का नंबर डी नंबर, 21 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आखिरी, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ठीक है, देखिए अभी कार्यालय परिचारिका और एक फ्री डेमो है आपका।
एक और फ्री डेमो है, जो मैथ का फ्री डेमो अभी होने जा रहा है, 10 मिनट में वो भी शुरू होगा। सब भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज को अपनाया। और राष्ट्रगान को कब अपनाया था हमने, है ना? विधानसभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, संविधान को एडॉप्ट कब किया गया? जब संविधान बना था ना, उसी दिन हमने एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहां पर देखिएगा हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब किया, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो समझिएगा कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो आपको कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन का जो स्टेट एम्बलम है वो कब से अंगीकृत हुआ? हमने जो राज की चिन्ह है उसको कब अपनाया था, है ना? हमने जो राज की चिन्ह है उसको कब अपनाया था? आखिरी सवाल है, राज के चिन्ह कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमने इसको अपनाया। ठीक है, तो 25 का आंसर ये होगा। इस तरह से पूरा जो रामबाण क्रैश कोर्स का आज का फ्री डेमो था वो समाप्त हुआ। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो क्लास है ना इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारा बिहार एग्जाम्स बाय डीएस से, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ठीक है, रामबाण क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कम पढ़ो, सिलेक्शन पाओ, स्मार्ट स्ट्रेटजी, श्योर सिलेक्शन, एकदम जो इसकी लेवल है ना 100% लेवल पर खेल रहे हैं, इसके लेवल पर काम कर रहे हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस इसके लेवल पर बने हुए हैं। टू द पॉइंट क्लास चलेगी, जो सिलेबस के हूबहू लाइन है उस पर हम लोग क्लास कराएंगे। और अगली 45 से 50 क्लास के अंदर में सिर्फ 45 दिनों के क्लास में आपको कार्यालय परिचारी क्रैक करने का पूरा उसके लायक बना देंगे। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स है, वीडियो लेक्चर है। आपको सिर्फ अपनी तरफ से 4 से 4.5 घंटा पढ़ना है ऐप पर जुड़ करके बस, और इसकी रिवीजन करने का समय देंगे। मैराथन सेशन लेंगे, है ना? इस सैटरडे को 7 फरवरी को जो है मैराथन सेशन है सुबह 10 बजे से आपको इसी चैनल पर। ठीक है, तो ये समझिएगा कि हम लोग हर सप्ताह जो है सैटरडे 10 बजे से मैराथन 6-6 घंटे की एक मिक्स क्वेश्चन की क्लास यूट्यूब पर लेकर के आएंगे, और आपको ऐप पर ये क्लास करना है। हालांकि डेली यूट्यूब पर भी हम करा रहे हैं, शाम के 7 बजे जीके पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब वाली प्रैक्टिस सेशन भी देखिए, वरना ऐप पर आप पहले पूरा जो है पूरा थ्योरी को शॉर्ट पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। इसके नोट्स भी हम आपको देंगे, लाइव क्लास के साथ नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे। एक्सपर्ट टीचर्स की टीम इसके अंदर में क्लासेस ले रही है। 399 का ये है कोर्स, और अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी मैथ फॉर्मूला ई बुक जो है, जो 99 रुपए का ये ई बुक है, मैथ वाली ई बुक, ये 99 रुपीज की, जिसमें पूरा कार्यालय परिचारी का फॉर्मूला इसमें लेस है। ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, 99 रुपए की पीडीएफ है। 1500 जीके जीएस का एक स्पेशल ई बुक हमने बनाया है, जो कार्यालय परिचारी और बिहार एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको मात्र 99 रुपए के अंदर में ये आपको मिल जाएगा, मात्र 99 रुपए के अंदर में ये दोनों मिलता है। लेकिन जो कार्यालय परिचारी है उनके लिए ये फ्री मिलेगा, जो भी इस बैच को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करते हैं, है ना, उनको ये फ्री मिलेगा। ये ऑफर शुरुआत के केवल 2000 बच्चों तक सीमित था, लेकिन इसको बढ़ा करके हमने और आगे 10 दिनों के लिए किया है। तो अगले यानी 10 से 15 फरवरी तक जो लोग इतना जल्दी बैच ज्वाइन करेंगे उनको ये दोनों ही ई बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अन्यथा 15 फरवरी के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 99 रुपए का अलग से यहाँ पर पेमेंट करना होगा दोनों ई बुक के लिए, और ये दोनों ई बुक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैच कैसे आप डिस्काउंट में ले सकते हैं, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप या सिर्फ ड्रीम सेवक लिखेंगे मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। अंदर आते ही यहाँ पर सिलेबस फ्री कर रखा हमने, तो सिलेबस ले लीजिए। ऑल चैप्टरों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं आपके एग्जामिनेशन में वो यहाँ पर हमने दे रखा है। हम कुछ फ्री नोट्स यहाँ पर दे देंगे कार्यालय परिचारी का, अगले एक सप्ताह में यहाँ पर डालने वाले हैं। पेड कोर्स सेक्शन में आ जाइए। अगर आपको बैच लेना है तो कार्यालय परिचारी में जाकर के पहले व्यू डेमो तो आप ये वाला देख ही लिए, नहीं देखना और देखना है दूसरे टीचरों का तो व्यू डेमो पर क्लिक करके ऐप पर डेमो देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से बाय नाउ बटन दबाइए, और यहाँ पर एक कूपन कोड आपको होगा, नहीं है तो लिखिए इसको INDIA इंडिया, और इसको यहाँ पर एक अप्लाई बटन होगा, अप्लाई कर दीजिए। इंडिया कूपन कोड लगाते ही आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही आपका पैसा जैसे कटता है तो माई कोर्स के अंदर में कोर्स मिल जाएगा इंस्टेंट आपको। यहाँ से लाइव क्लास का आनंद ले पाएंगे, रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज है। ये क्लास जो है आपको 2 फरवरी से शुरू हुई है, और ये क्लास जो है अगले 45 दिनों के अंदर में पूरी कार्यालय परिचारी की यहाँ पर क्लास चलेगी, जिसके अंदर में आपको 3 शिक्षकों की टीम है, 3 सब्जेक्ट है, 3 टीचर है, जिसके अंदर में आपको पढ़ा रहे हैं।
है। और जीके चूंकि एक बड़ा सेक्शन है, इसमें 2 टीचर हमने रखा है। हिंदी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी और जीके का पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस के लिए अलग से टीचर है, मैथमेटिक्स के एक अलग से टीचर हैं। और अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो स्कैनर मांग करके भी इससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा क्लास, रामबाण क्रैश कोर्स का हमारा ये वाला संविधान निर्माण का एक बेसिक चैप्टर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए लास्ट के 2 मिनट में आपके कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल अफसाना, कंप्लीट हो गया है बीएड का। बीएड की एक नई बैच लॉन्च होगी तो फिर उसमें आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद मैथ की एक क्लास 10:15-20 पर लाइव होने वाली है वो, ठीक है। 10-20 हो ही गए तो 5 मिनट में वो लाइव हो जाएगी आपको। क्रैश कोर्स का जो पहला क्लास है मैथ का वो चल रहा है, चलने वाला है, जो 2-3 मिनट में लाइव होगा। आप उसको जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।